बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने बार बार अपनी गोल पोस्टों को तब्दील करना शुरू कर दिया। यानी वो अपने मुतालबात तब्दील कर लेते थे। जहाँ से भी अमेरिका आता था, ईरानी वहाँ से कोई ना कोई ऐसी तजवीज़ देते थे कि ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अमेरिकन बहुत फंस गए थे और अमेरिकन अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहे थे। वाशिंगटन तबाहकुन इलाकाई जंग को टूल देने के लिए सफारतकारी को सबोताज करने की कोशिश करता रहा है। यानी ये अब सीएनएन कह रहा है, अमेरिका में कह रहा है। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट सीएनएन पे केस कर सकती है, उन्हें पकड़ सकती है, उनके खिलाफ इकदाम कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीएनएन ने ये खबर दी है तो उनके पास कोई ना कोई तो इसके पीछे जवाब होगा। अब वो ये कहते हैं कि ईरान ने पूरी कोशिश की है कि अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और जंगबंदी जारी रहे, मगर साथ ही वो ये बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से जब किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक होने लगता था तो अमेरिका कोई नई चीज खड़ी कर देता था। वैसे भी जेडी वेंस के पास कोई इतने इख्तियारात तो थे नहीं। तो जेडी वेंस ने ये बताया कि दो सख्त मुतालबात हैं जो हमने ईरान के सामने रखे, जिनके ऊपर डेडलॉक है। ईरान ने कुछ और मुतालबात भी बताए, लेकिन चले इनकी भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं, एक तो ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसकी निगरानी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो, और हम जब चाहें चेक कर लें कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं। वो ये उनका दावा है डोनाल्ड ट्रंप का कि कभी भी नहीं। और इसमें एक तजवीज़ ये भी आई कि आप 20 साल तक ईरान में गारंटी दे दे। तो ईरान ने 5 साल की गारंटी दी थी। यहाँ पे एक खबर मौजूद है और ये दावा किया जा रहा है, और ये दावा बाकायदा किया गया है अमरीकी अखबार की जानिब से। न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने कहा कि वो 5 साल तक जौहरी सरगर्मियां मुअत्तल करने पर रजामंद है, बशर्ते कि उसके ऊपर से पाबंदियां उठाई जाएं, उसके जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं, और ईरान का जो रास्ता है उसको ना रोका जाए आइंदा के लिए, और जो नुकसानात का अजाला है वो भी किया जाए। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम 5 साल के लिए आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल के लिए हम किसी किस्म की भी जौहरी सरगर्मी नहीं करेंगे। यानी हम अगर कोई नया प्लांट लगाना भी चाह रहे हैं तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे, बिजली बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल 5 साल तक के लिए वो ये गारंटी देने पर तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने कम से कम 20 साल और डोनाल्ड ट्रंप ने ताहयात ये गारंटी मांगी थी कि मैकेनिज्म बनाया जाए कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तो एक तो ये उनका मुतालबा था जो जिसके ऊपर डेडलॉक हो गया। दूसरा, जेडी वेंस के मुताबिक ये मुतालबा था कि अफसूदा यूरेनियम जो ईरान ने तैयार की हुई है 60% तक, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दी जाए। इस पे भी ईरान राजी नहीं हुआ। तो इन दो चीजों के ऊपर वो कहते हैं जी डेडलॉक है। रशिया ने कहा था कि यूरेनियम हम ले जाते हैं, उनकी ईरान से बात हुई होगी, इसी सूरत में उन्होंने ये बात की, वरना इतना बड़ा दावा जो है वो रशिया कर नहीं सकता। अमेरिका नाजरीन तनहा होता जा रहा है, उसका अकेलापन अब दिखाई दे रहा है। तमाम तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अमेरिका मार खा के आए, चाहे मार के आए, चाहे अमेरिका ताखीर से आए या जल्दी आए, अमेरिका को इन मुज़ाकरात में दोबारा आना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी यह मुतालबा किया गया कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। जितने भी अमेरिका के माजी के इत्तेहादी हैं वो सारे भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। इटली की वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी। ये खातून आपको याद होगी, जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार रहे थे ना, जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, तो पीछे एक खातून लीडर खड़ी थी, वो इटली की वज़ीर आज़म थी। उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था कि यार ये क्या बंदा है, ये किस तरह की शख्सियत है, ये क्या कर रहा है? क्या किसी भी लीडर को इस तरह कार्टून बनना जेब देता है? क्या कोई भी लीडर इस लेवल के जूते पॉलिश आलमी सतह पे आकर कर सकता है? वो खातून बहुत परेशान थी, जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की वज़ीर आज़म है। अब उन्होंने एक बड़ा जुर्रतमंदाना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा वो मनसूख करने जा रहे हैं। यानी इटली के साथ इसराइल का एक दिफाई मुआहदा था। याद रखिएगा, ये दोनों ममालिक मेडिटेरियन सी के ऊपर है। सामने वाली साइड पे जो है वो इसराइल है, उसके बाद एक इस तरफ तुर्की है, तुर्की के साथ यूनान है, फिर ऊपर आपका इटली, स्पेन, ये सारे ममालिक जो हैं ये इसी समंदर के ऊपर है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। तो इसमें जो इटली की वजीर आजम है, उन्होंने अब इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। ये एक झटका है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए भी झटके पे झटका आ रहा है। देखें ना, वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे फेवरेट हंगरी का वजीर आजम था वो फारिग हो गया। 16 साल तक वो इक्तदार में रहा और बिलाखिर वो फारिग हो गया। और हंगरी का जो इलेक्शन है वो इसकी एक मिसाल है कि यूरोप के अंदर अमेरिका का असर रसूख खत्म हो रहा है। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत वहां इतनी ज्यादा है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करता है वो वहां पे मकबूल हो जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा लीड ली हुई है वो स्पेन के वजीर आजम पेड्रो ने ली हुई है, और वहां के लोग बड़ा फख्र करते हैं इस बात के ऊपर। वो बहुत ज्यादा फख्र करते हैं कि जनाब हमें फख्र है कि हमारा वजीर आजम इतना डट कर, इतना मजबूती के साथ खड़ा है। अब नाजरीन, कुछ चीजें
पाकिस्तान के अंदर से हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं कि हुकूमत ने एलानिया लोड शेडिंग का आगाज कर दिया है। एलानिया लोड शेडिंग, लोड शेडिंग की वजह बताऊं नाज़रीन क्या होती है? लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर पा रहे होते, या आपकी उतनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती जितनी बिजली आपको चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला इसका उलट है। पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो जरूरत से दुगनी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए, अगर पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो पाकिस्तान के पास 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हर महीने 250 मेगावाट के हिसाब से ही पैसे देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सलाहियत है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की, पाकिस्तानी जो बिजली खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, पाकिस्तान जो बिजली बनाने की सलाहियत है उसके पैसे देते हैं। फिर ऐसे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इजाफी सलाहियत है और आप सलाहियत के पैसे ले रहे हैं, बिजली के पैसे नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान की सलाहियत है कि वो रोजाना 100 अंडे बेच सकता है, दुकानदार 100 अंडे रोजाना बेच सकता है। आपकी जरूरत जो है वो 10 या 15 अंडों की है, लेकिन आपको रोजाना उसे 100 अंडों के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे 5 अंडे लें, 10 अंडे लें, 20 अंडे लें, 40 अंडे लें, आपको पैसे उसको 100 अंडों के देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी सलाहियत है कि वो 100 अंडे रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। ये है कैपेसिटी पेमेंट जो आप हर मर्तबा अदा करते चले आ रहे हैं और आप आइंदा भी अदा करेंगे। अब मजे की बात यह है कि वो जो अंडे आप ले रहे थे ना, उसमें से भी उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं देने, वहां पे भी लोड शेडिंग होगी बिजली की शुरू। अब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, हालांकि कैपेसिटी है इजाफी और बिल भी है इजाफी। आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ाई गई। फिर आप 1 के बजाय 3 यूनिट के पैसे देते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जा रही है। रीजन क्या है कि अवाम को टके का फायदा ना हो और हमें टके का नुकसान ना हो। ये जितने आईपीपी है ना, ये सारे हुकूमत के नाक के बाल हैं। इन सबको लाया कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इन लोगों ने इसके सारा का सारा मुनाफा खाया ना, इन्होंने ही पैसा खाया। तो ये जो पैसा इन्होंने खाया, जिन लोगों को ये लेकर आए गारंटियां देकर, उनका नुकसान तो नहीं होने देंगे, इतना सा भी नहीं होने देंगे। आपको पता है ये कारोबारी लोग या आईपीपी, ये लोग नुकसान किसे समझते हैं कि जी पिछले महीने हमारा मुनाफा था 10 अरब का, इस महीने 9 अरब का मुनाफा हुआ, हमें 1 अरब का नुकसान हो गया। ये नुकसान इसे कहते हैं। ये नुकसान इसे नहीं कहते कि हमारा लॉस में चला गया। आम आदमी का नुकसान तो ये होता है ना, उसने 100 रुपए की चीज बनाई, उसकी 90 की बिक गई तो उसका 10 रुपए का नुकसान हो गया, और उसकी चीज जो 110 की बिक गई तो 10 रुपए का फायदा हो गया। इनका ये नहीं है। इनका मुनाफा जो है, अगर तुमने 100 रुपए की चीज बनाई और 200 की बिकी तो 100 रुपए का फायदा हो गया। अगले महीने 190 की बिकी तो ये कहेंगे कि 100 की हमने बनाई थी, हमारी 190 की बिकी है, हमारा तो जनाब 10 रुपए का नुकसान इसलिए हो गया कि पिछले महीने हमने 200 की बेची थी। यानी ये कौम को जो पहले निचोड़ रहे थे, अब वो निचोड़ने में चंद फीसद का फर्क आया तो इन्होंने कहा ये भी कौम पे डालो, हमने ये बोझ नहीं उठाना। ये इनके हालात है। और आज पाकिस्तान में कामयाबी पता किसे समझते हैं? आपके बड़े बड़े दानिश्वर, आपके बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देने वाला है। ये खबर भी आई हुई है, ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हर जगह पे ये खबर खास तौर पे छपवाई गई है कि पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वली अहद की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान। ये को पाकिस्तान को पैसे मिल नहीं जाएंगे, ना ये कोई सरमायाकारी है। ये सिर्फ सऊदी अरब अपने बैंक से पैसे निकाल के हमारे बैंक में रख देगा। ये सिर्फ डिपॉजिट है और हमने पैसा वापस करना है यूएई का, और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। हो सकता है इस पैसे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़े, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब हम सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग बगले बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ओ फिटे मुंह तड़ा। यहाँ पे SIFC नामी इदारा बनाया गया, उसके ऊपर रिटायर और हाजिर ड्यूटी जर्नैलों को बिठाया गया। पूरा का पूरा इदारा कंट्रोल किया गया फौज के जरिए से, फौजी जर्नैलों के जरिए से, और उस इदारे को पाकिस्तान के तमाम इदारे दे दिए गए। यानी सियाहत उनके पास, मादनियात उनके पास, ज़राअत उनके पास, हर चीज, एनर्जी सब उनको दे दिया गया। सारा कंट्रोल उनके पास है। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आई। इतनी बड़ी नाकामी पे बोलने की बजाय ये कह रहे जी उधार पैसे मिल गए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। शाबाश, यही आपसे तवक्को थी, इसी तरह की खबरें आपने देनी थी। माजी में हम भी यही समझते थे कि बहुत बड़ी कामयाबियां होती हैं। सबकी आंखों पे इन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन कौम की आंखों से पट्टी उतर गई है। लेकिन हमारे चंद दानिशवर जो है ना, उनकी आंखों से पट्टी नहीं उतर रही। वो वहीं पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। इमरान खान साहब के साथ जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। वो जो मुकदमा 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 1.5 साल से उसको लटकाया हुआ है। और अब इमरान खान साहब को जो है
वो एक और केस पुराना ये चलाते रहते हैं फॉरेन फंडिंग का, उसके अंदर मरकजी मुलजिम बना दिया। मैं आपको गारंटी करता हूं, हमने इस पूरे केस को स्टडी किया था। पाकिस्तान में बेशुमार लोग, बहुत सारे सहाफ़ी आपको ये बताएंगे जो सही रिपोर्टिंग करेंगे कि अगर पाकिस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग सबसे ज्यादा शफाफ है, सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन और क्लियर है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी शफाफियत नहीं थी। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें, फजलुर रहमान, ये तो हिसाब ही नहीं दे सकते, बता ही नहीं सकते कि पैसा आया कहां से, गया कहां पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक रुपया डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलविस किया गया। अब इमरान खान के ऊपर ये भी एक केस चलाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान की बहन ने बताया कि सलमान सफदर को इमरान खान ने बताया कि पहला इंजेक्शन लगने के बाद आंख में थोड़ी बेहतरी आई, उसके बाद से कोई बेहतरी नहीं आई। आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इस आंख से आप नजर नहीं आ रहे, ना मैं इस आंख से पढ़ पा रहा हूं। पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने कहा कि ये आंख मुस्तकिल डैमेज हो चुकी है और इससे बेहतर अब नहीं होगी। ये इमरान खान साहब की हालत की है इन्होंने। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, उसे जेल के अंदर एक आंख से नाबीना करते चले जा रहे हैं और उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में जिस लीडर ने प्रॉपर चैलेंज किया और पाकिस्तानियों ने उसको तस्लीम कर लिया और पाकिस्तानियों ने उसके मौक़िफ़ को समझा, वो इमरान खान है। इमरान खान ने वो समझा दिया कौम को जो कोई नहीं समझा पाया था। इस वजह से इमरान खान साहब से शदीद दुश्मनी निकाली जा रही है और लगातार ये किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और लाकर मुसल्लत किन्हें किया? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, नालायकों को। वो अपनी मर्जी के सर्वे करा करा के चढ़ाई जा रहे हैं, जनाब मैं 100% मकबूल हो गया, मैं 70% मकबूल हो गई, मैं 90% मकबूल हो गया। DGI SPR कहते रही 97% मकबूल हो गया, 93% मकबूल हो गया। और खाना खराब, इलेक्शन कराओ मुल्क में, तुम्हें लग पता जाएगा। ये मकबूलियत के दावे जो है ना, ये 2024 में भी किए जा रहे थे। ये बड़ी छलांगे लगा रहे थे अपने प्राइवेट सर्वेस करवा के। अगर इतने ही मकबूल हो गए तो इमरान खान को एक दिन के लिए सिर्फ जेल से बाहर निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने मकबूल हो। एक दफा पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ फ्री एंड फेयर, तुम्हें पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान में कितने मकबूल हो। अभी ये एक और खबर है, असदुल्ला खान साहब ने दी, उनका क्रेडिट है कि बिलावल जरदारी की पीपल्स पार्टी ने वर्ल्ड बैंक को भी 5 अरब का चूना लगा दिया, यानी वर्ल्ड बैंक को भी टीका लगा दिया इन्होंने। अंदाजा करें आप। और इनको लाकर मुसल्लत किया आसिम मुनीर साहब ने। पीपल्स पार्टी ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम और रोशन सिंध में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है और दुबई में जायदादें बनाई गई हैं। इस केस में ओमनी ग्रुप और चंद बासर सियासी खानदान के नाम है। जनाब ये खबर दी असदुल्ला खान साहब ने। अब आप बताएं कि ऐसे लुटेरों को लाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, और किया किसने? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। तो एक बात तो आप क्लियर कर लें कि फौज का ये मसला ही नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों है। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई ना पकड़े, हमें कोई ना पूछे, जितनी मर्जी करप्शन करो, जो मर्जी करो पाकिस्तान में, हमें कोई ना पूछे। जब भी उनकी तरफ कोई पूछेगा या उनसे बात करेगा, वो फौरी तौर पर रिजीम चेंज कर देंगे। और इसके लिए उन्हें किसी के भी दरवाजे पे दस्तक देनी पड़े, वो भी जाके वो दे देंगे। अपना मफाद है, अपनी एक्सटेंशन है, अपनी नौकरी है, अपना इस्तेस्ना है। इससे बाहर ना ये माजी में निकले, ना ये अब निकल रहे हैं, ना इनके निकलने की कोई तवक्को है। अवाम ही इनको पकड़ के निकालेगी तो निकालेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।